वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पर। तो आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। हमने इस पे एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देख लीजिए, तो इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। अब यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया के बारे में। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया, इसमें क्या दिया गया है ज़रा ध्यान देना, फोकस करना। Agricultural credit is an important prerequisite for agricultural growth. Agricultural policy have been reviewed from time to time to provide adequate and timely finance to this sector. Rural credit system assumes important because for most of the Indian rural families, saving are inadequate टू फाइनेंस फार्मिंग एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो क्या बोला गया है कि एग्रीकल्चर का जो पॉलिसी समय समय पे बदलते रहता है, एग्रीकल्चर के वजह से ही जो है रूरल का भी डेवलपमेंट हो सकता है। तो एग्रीकल्चर होगा तो यहाँ पे देश में जो है कई सारे समस्या होगी, तो उसको दूर किया जा सकता है। तो जो गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर पॉलिसी के ऊपर और उसके हिसाब से चेंजेस करते रहता है, और ताकि एग्रीकल्चर जो प्रोवाइड हो रहा है वो एडवोकेट प्रोवाइड हो, किसी भी तरह की कोई भी खामी ना हो। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के वजह से ना सिर्फ रूरल्स का डेवलपमेंट होगा, उनकी फैमिलीज़ का डेवलपमेंट होगा, बल्कि जितने भी उनसे जुड़े हुए हैं इवन दो कंट्री के इकोनॉमिक का ग्रोथ भी डेवलप हो सकता है इनके एग्रीकल्चर से एक्टिविटी से। अब इसको कई टाइप में डिवाइडेड क्लासिफिकेशन किया गया, दो टाइप में क्लासिफिकेशन किया गया एग्रीकल्चरल क्रेडिट को। दो बार में क्या क्या क्लासिफिकेशन किया गया ध्यान देना। पहला दिया है ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर। टेन्योर का मतलब समय के हिसाब से पहला जो है डिवाइड किया गया, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, क्या एक्टिविटी करता है एग्रीकल्चरल क्रेडिट, उसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर की बात करें तो उसके अंदर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड किया है, और ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस की बात करें तो प्रोडक्टिविटी और अनप्रोडक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आज जो देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट के अंदर टेन्योर के बारे में। तो टेन्योर में 3 टाइप हमने देखा था, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म मतलब बहुत ही कम समय, यानी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, उससे कम रहेगा तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म क्या बोला जाता है ध्यान देना। इट रिफर टू लोन्स नॉट एग्जिट्स 2 years। इट इज़ रिक्वायर फॉर मीटिंग द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट फॉर द कल्टिवेटर्स। तो क्या बोला गया यहाँ पे, जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट दिया जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम ही रहेगा। ठीक है, तो लोन्स वगैरह जो भी दिया जाएगा वो 2 साल तक दिया जाता है शॉर्ट टर्म में। मीडियम टर्म की बात करें तो मीडियम टर्म क्रेडिट जो है लास्ट तक 5 years तक ही प्रोवाइड किया जाएगा, उससे ज़्यादा प्रोवाइड नहीं किया जाता है। दिस लोन्स आर फॉर अ पीरियड अप टू 5 years। These are the financial requirements to make improvement on land, buying cattle or agricultural equipments, digging up of canals एक्सेट्रा। क्या बोला गया है, ये जो 5 साल तक जो लोन दिया जाता है फार्मर्स को, उसके अंदर वो लोग अपने लैंड को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो भी कल्टीवेट करने के लिए लैंड है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैटल को खरीद सकते हैं, गाय भैंस वगैरह हो गया ये सब को खरीद सकते हैं, और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स है उसको परचेस कर सके। ठीक है, और लॉन्ग टर्म क्रेडिट मतलब 5 साल के ऊपर जितना भी ईयर होगा वो कहलाएगा आपका लॉन्ग टर्म क्रेडिट। These loans are for a period of more than 5 years and are generally required to buy tractor, making permanent improvement on land etc। तो क्या बोला गया है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो है ज़्यादातर ऐसे चीज़ों के लिए लिया जाता है जो बड़े बड़े सामान है या बड़े बड़े इक्विपमेंट्स है, जैसे ट्रैक्टर्स हो गए, या फिर लैंड को अच्छी तरह से परमानेंटली अच्छा बनाना है उसके लिए। तो ये 3 है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो है 2 साल तक ही रहेगा, मीडियम टर्म 5 साल तक ही रहेगा, और लॉन्ग टर्म 5 साल से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब पर्पस की बात कर लेते। पर्पस के अंदर जो दिया गया है, 2 टाइप के पर्पस हमने डिस्कस किए थे, पहला प्रोडक्टिव और दूसरा अनप्रोडक्टिव। तो प्रोडक्टिव के अंदर जो है, अगर आप लैंड के अंदर फर्टिलिटी करके क्रॉप्स वगैरह उगाते हो तो वो कहलाएगा आपका प्रोडक्टिव लैंड, और अनप्रोडक्टिव मतलब उस लैंड का अब कोई यूज़ नहीं है, वो अनप्रोडक्टिव कहलाएगा। प्रोडक्टिव देखो, प्रोडक्टिव लोन्स आर द लोन्स दैट आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिकली जस्टिफाइड। क्या बोला गया है
कि प्रोडक्टिव लोन इसलिए लिया जाता है ताकि लैंड पे कुछ काम कर सके, एग्रीकल्चर कर सके और उसी के वजह से प्रोडक्शन भी करे और इकोनॉमिकली भी डेवलप करते रहे। अनप्रोडक्टिव का मतलब देखो, अनप्रोडक्टिव क्रेडिट इज यूज फॉर पर्सनल कंजप्शन एंड अनरिलेटेड टू प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो क्या बोला गया, ये पर्सनल के लिए लोन लिया जाता है, यानी कि लैंड के नाम पे पर्सनल के लिए लोन लेकर अपने आप पे खर्चा किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अनप्रोडक्टिव पर्पस। अब जो है जरा बात करते सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। क्या क्या सोर्सेस हो सकता है, तो दो ही सोर्स है, पहला नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल सोर्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स का मतलब होगा यानी कि ये रजिस्ट्रेशन नहीं होता है लेकिन फिर भी लोन दिया जाता है। इसके अंदर कोई पर्सन आ सकता है, कोई बिजनेस आ सकता है। और इंस्टीट्यूशनल सोर्स का मतलब ये रजिस्टर्ड विथ एनी गवर्नमेंट या एनी लॉ। ठीक है, तो वो सब रजिस्ट्रेशन होते हैं जिसको इंस्टीट्यूशनल सोर्स कहेंगे, और जो नॉन रजिस्ट्रेशन होते हैं उसे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स कहेंगे। ठीक है, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल्स में देखो क्या क्या आते हैं इसके अंदर। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि नॉन इंस्टीट्यूशनल होता क्या है। द नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस फॉर्म an important source of rural credit in India, constitution around 40% of total credit in India. The interest charged by the non-institutional lender is usually very high. The land or other asset are kept as collateral security. The important source of non-institutional credit are. तो क्या बोला गया है, जो नॉन इंस्टीट्यूशनल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रूरल एरियाज़ में, क्योंकि वो लोग ही ज़्यादातर ऐसे प्रोवाइड करते हैं। और इसके अंदर लगभग 40% के आसपास जो क्रेडिट फैसिलिटी दिया जाता है इंडिया में, भारत के अंदर, वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स से दिया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो नॉन इंस्टीट्यूशनल से जुड़े हुए रूरल एरियाज़ में स्पेशली। ठीक है, अर्बन एरियाज़ में आपको नहीं दिखेगा। तो उसके अंदर दो ऐसे दिए गए। पहला जो है मनी लेंडर्स दिया गया। मनी लेंडर्स का मतलब होता है जो ज़मींदार वगैरह, अपने नाम सुना होगा, ज़मींदार हो गए या फिर जो ऐसे साहूकार वगैरह हो गए, तो ये लोग को कहेंगे हम मनी लेंडर्स, जो कि इंटरेस्ट पे, ब्याज पे लोन्स वगैरह देता है। देखो, मनी लेंडर्स हैज़ बीन वाइडली प्रिवेलेंट प्रोफेशंस इन द रूरल एरियाज। द मनी लेंडर चार्ज ह्यूज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मॉर्गेज द प्रॉपर्टी ऑफ द कल्टिवेटर। तो क्या बोला गया, रूरल एरियाज़ में जो है मनी लेंडर्स अगर कोई लोन्स वगैरह देता है तो उसके लिए हाई इंटरेस्ट रेट लगाता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है, या तो जो लैंड वगैरह है उसे गिरवी रखवाता है। मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना। ठीक है, तो ऐसे ऐसे होते हैं जिसके वजह से आप नॉन इंस्टीट्यूशनल में इसको काउंट किया जाता है। इसका कोई रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकताएं नहीं है। अब दूसरा जो दिया, अदर प्राइवेट सोर्सेस। अब अदर प्राइवेट सोर्सेस का मतलब कौन होगा यहाँ पे, जो प्राइवेटली काम कर रहा है, यानी कि मनी लेंडर से अलग, जैसे कि ट्रेडर्स, जो बिजनेसमैन है वो उसने लोन दे दिया। लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स मतलब जो ज़मीन का मालिक होगा उसने लोन दे दिया। कमीशन एजेंट, ठीक है, और दूसरा दिया क्रेडिट फ्रॉम रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा। ये सब अदर सोर्सेस है जहाँ से यहाँ ये लोग पैसा ला सकते हैं, जिसको नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स में रखा गया है। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में अगर हम फोकस करें तो दूसरे पार्ट में जो है हमारा इंस्टीट्यूशनल सोर्स है, इसके अंदर भी लगभग बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि आपको पढ़ना और समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो जितने भी पॉइंट्स दिए गए ये आपको फ्यूचर में यानी कि 12th में भी दिखाई देंगे। इंस्टीट्यूशनल सोर्स जो है ज़्यादातर ये रजिस्ट्रेशन होता है इसका, जो कि गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है और किसी ना किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चल रहा है। तो देख लेते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्स क्या होता है। The general policy on agriculture credit has been one of the progressive institutionalization aimed at providing timely and adequate credit to farmers for increasing agriculture production and productivity. Providing better access to institutional credit for small and marginal farmers and other weaker sections to enable them to adopt modern technology and improve agriculture practices has been a major part of the पॉलिसीज़। तो क्या बोला है इसके अंदर कि ये इंस्टीट्यूशनल उन सभी के ऊपर काम करता है जो अपने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना चाहता है, नए नए इक्विपमेंट्स खरीदना चाहता है, या जो स्मॉल फार्मर्स हैं या जो मार्जिनल फार्मर्स हैं
वो लोग अपने एग्रीकल्चर के अंदर कोई नया इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, जो अपने एग्रीकल्चर को एक अच्छी तरह से एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करने के लिए जो लोन्स वगैरह दिया जाता है, ऐसे इंस्टीट्यूशनल जो लोन देते हैं जो रजिस्ट्रेशन हो या फिर ऐसा इंस्टीट्यूशनल जो गवर्नमेंट के तहत में आता है, उसे कहेंगे हम इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। तो इस बिजनेस के जो है कई सारे सोर्सेस है, कई सारे इंस्टीट्यूशंस है, जैसे नाबार्ड हो गया, नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ये सभी बैंकों का हेड होगा। बैंकों का मतलब जैसे रूरल एरियाज़ में जो छोटे मोटे बैंक होगा, जो भी बैंक्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जुड़े हुए, उन सब का हेड होगा नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड हो गया। उसके बाद रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस है वो 3 टाइप के लोन्स प्रोवाइड करता है कोऑपरेटिव के तहत में। पहला शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है, और मीडियम टर्म भी आएगा, लेकिन मीडियम टर्म यहाँ पे हमारा लॉन्ग टर्म में आ जाता है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद कमर्शियल बैंक्स आ गए, जो बैंक्स वगैरह आप देखते होंगे, जैसे आंध्रा बैंक हो गया, आपने देखा होगा, ठीक है, SBI, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो ये सब कहलाएगा आपका कमर्शियल बैंक्स। उसके बाद RRB यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स, ये भी आपके इस क्रेडिट फैसिलिटी वाले इंस्टीट्यूशन में आ जाएंगे। और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो चिट फंड वगैरह ये सब आप देखते होंगे, या फिर NGO वगैरह जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए काम करता है, फाइनेंस देने का काम करता है, उसी को बोला गया माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखना, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए भी। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है, इसमें जो मैंने नाम आपको बताया, नाबार्ड हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।